आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में ट्रांसपोर्ट फिनोमिना या अभिगमन घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ और इसमें हम एक विशेष अभिगमन घटना श्यानता या विस्कोसिटी लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो अभिगमन है वो अभिगमन होता क्या है। तो अगर किसी निकाय में जिसमें कोई गैस भरी हो, अगर उस निकाय में अलग अलग स्थानों पर अणुओं की संख्या, अणुओं का ताप, अणुओं का वेग अलग अलग हो, या गणितीय भाषा में ये कहें कि अलग अलग स्थानों पर वेग की प्रवणता हो या ताप की प्रवणता हो या कणों की संख्या की प्रवणता हो या घनत्व प्रवणता हो, तो उस स्थिति में अणु उच्च मान वाले स्थानों से निम्न मान वाले स्थानों की तरफ स्वतः गति करते हैं और ये घटना अभिगमन कहलाती है, ट्रांसपोर्ट कहलाती है। इस अभिगमन घटना के सामान्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है कि अगर पात्र में विभिन्न सतहों पर कणों के वेग अलग अलग हों, तो उस स्थिति में अणु उच्च वेग वाले स्थानों से निम्न वेग वाले स्थानों की तरफ गति करते हैं और अपने साथ संवेग का वहन करते हैं, अर्थात अपने साथ संवेग लेकर के चलते हैं और इससे निकाय में श्यानता या विस्कोसिटी का गुण उत्पन्न होता है। दूसरा ट्रांसपोर्ट फिनोमिना है कि अगर विभिन्न सतहों पर कणों के घनत्व अलग अलग हों, अर्थात कणों की संख्या निकाय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो, तो उस स्थिति में अणु उच्च घनत्व वाले स्थान से निम्न घनत्व वाले स्थान की तरफ गति करते हैं। तो अणु स्वयं उच्च स्थान से उच्च मान वाले स्थान से निम्न मान वाले स्थान की तरफ गति करते हैं। तो जब अणु गति करते हैं तो उनके साथ उनका द्रव्यमान गति करता है, तो इससे पात्र में या उस निकाय में विसरण की घटना उत्पन्न होती है, डिफ्यूजन की घटना उत्पन्न होती है। तो अणु उच्च घनत्व वाले स्थान से निम्न घनत्व की स्थान वाली की तरफ जाते हैं, तो इस घटना को विसरण या डिफ्यूजन कहा जाता है। तीसरा है, अगर निकाय में अलग अलग स्थानों पर कणों की ऊर्जा अलग अलग हो, तो अणु उच्च ऊर्जा के स्थानों से निम्न ऊर्जा के स्थानों की तरफ गति करते हैं और इससे ऊर्जा का अभिगमन होता है, अर्थात ऊर्जा उच्च स्थान से या उच्च मान वाले स्थान से निम्न मान वाले स्थान की तरफ गति करती है और इससे निकाय में ऊष्मा चालन का गुण उत्पन्न होता है, थर्मल कंडक्शन या हीट कंडक्शन का गुण उत्पन्न होता है। यहाँ एक विशेष बात नोट करने की है कि जब अणु उच्च मान वाले स्थानों से निम्न मान वाले स्थानों की तरफ गति करते हैं, तो उस स्थिति में अणुओं पर एक परिचालक बल लगता है, ड्राइविंग फोर्स लगता है, जो उनको चलाता है और ये ड्राइविंग फोर्स प्रवणता के समानुपाती होता है, अर्थात जितनी अधिक प्रवणता होती है उतना ही अधिक ये परिचालक बल होता है। यानी कि अगर किसी स्थान पर कणों की संख्या बहुत अधिक है और किसी स्थान पर कणों की संख्या बहुत अधिक है, तो प्रवणता अधिक होगी। उस स्थिति में परिचालक बल का मान भी अधिक होगा और अणु तेजी से उच्च मान वाले स्थानों से निम्न मान वाले स्थानों की तरफ गति करेंगे। अगर प्रवणता शून्य हो, अर्थात सभी जगह राशि के मान बराबर हों, उस स्थिति में प्रवणता शून्य है तो परिचालक बल शून्य होगा और अणु एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ गति नहीं करेंगे। तो ये 3 प्रकार के अभिगमन है और तीनों प्रकार के ही अभिगमनों में एक परिचालक बल लगता है जो प्रवणता के समानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू dy/dx या dy/dx उस राशि की प्रवणता है जिस राशि का मान पात्र में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, स्मॉल a से लिख रखा है, इंटू dy/dx। यहाँ a जो प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट है ये अभिगमन गुणांक कहलाता है।
ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अब हम इन तीनों अभिगमन घटनाओं में से एक ले रहे हैं, विस्कोसिटी, श्यानता। तो जैसा कि हमको पता है कि श्यानता का गुण तब उत्पन्न होगा जब निकाय में अलग अलग सतहों पर अणुओं के वेग अलग अलग होंगे। तो अणु उच्च वेग वाली सतहों से निम्न वेग वाली सतहों की तरफ गति करेंगे और अपने साथ वेग का, या द्रव्यमान अणुओं का होता है तो वेग का या संवेग का अपने साथ संवहन करेंगे, कैरी करेंगे। तो इस स्थिति में श्यानता का गुण उत्पन्न होगा। तो वो परतें जिनके वेग अलग अलग हैं आपस में फ्रिक्शन करेंगी या घर्षण का गुण उत्पन्न होगा, जिसे ही हम श्यानता कहते हैं। तो इस श्यानता के लिए या श्यानता गुणांक का फॉर्मूला निकालने के लिए हमने मान लिया एक ट्यूब है, एक निकाय है या एक बेलनाकार पात्र है जिसमें गैस भरी हुई है। इस निकाय के बिल्कुल बीचों बीच हमने एक परत की कल्पना कर ली है जिस पर अणु का वेग है u। इस मध्य परत से लैम्डा दूरी ऊपर हमने एक और परत ले ली है b, और इस b परत पर अणुओं का वेग है u प्लस लैम्डा du बाई dz। और a से मध्य परत से ठीक लैम्डा दूरी नीचे हमने एक और परत ले ली है c, जिस पर अणुओं का वेग है u माइनस लैम्डा du बाई dz। यहाँ पर हमने इस निकाय की जो ऊंचाई है वो हमने z दिशा में ली है और प्रवणता भी हमने z दिशा में ली है। चूँकि ये वेग प्रवणता है इसलिए हमने du बाई dz लिया है, और du बाई dz यानी कि ये वेग प्रवणता z दिशा में है, अर्थात प्लस z दिशा में जाएंगे तो प्रवणता का मान बढ़ेगा, यानी कि वेग का मान बढ़ेगा, और माइनस z दिशा में जाएंगे तो प्रवणता का मान कम होगा, अर्थात वेग का मान कम होगा। तो ये जो निकाय है, इस निकाय में हमने 3 परतें ले ली हैं। अब यहाँ जो लैम्डा हम ले रहे हैं, ये लैम्डा मीन फ्री पाथ या माध्य मुक्त पथ है। तो 2 परतों के बीच में ए और बी, ए और सी के बीच में जो दूरी ली है हमने वो लैम्डा ली है, और लैम्डा यहाँ पर मीन फ्री पाथ है, माध्य मुक्त पथ है। और मुक्त पथ अणु का जब अणु गति करता है तो शेष अणुओं से टकराता हुआ चलता है। तो एक अणु से टकराता है, फिर गति करता है, फिर दूसरे अणु से टकराता है। तो 2 टक्करों के बीच में अणु द्वारा चली गई रेखीय दूरी मुक्त पथ कहलाती है, फ्री पाथ कहलाती है। और सारे मुक्त पथों का औसत, एक अणु के सारे मुक्त पथों का औसत माध्य मुक्त पथ कहलाता है। तो अगर अणु गति करते हुए n टक्कर करता है और n टक्करों में जो दूरी तय करता है, रेखीय दूरी, उन सब दूरियों का योग कर लिया जाता है। तो n टक्करों में तय की गई कुल रेखीय दूरी और टक्करों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो जो राशि प्राप्त होगी वो माध्य मुक्त पथ कहलाती है, लैम्डा कहलाती है, मीन फ्री पाथ कहलाती है। हमने मान लिया कि इस पात्र में जो अणु हैं उन अणुओं का आरएमएस वेग माध्य वर्ग माध्य मूल वेग c बार है। तो हम परत B और C पर एक क्षेत्रफल अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं, जिस क्षेत्रफल अल्पांश का क्षेत्रफल हमने इकाई मान लिया है और इसकी शेप हमने बेलनाकार मान ली है। तो जो अल्पांश हमने B परत पे लिया है या C परत पे लिया है, इस अल्पांश का हमने क्षेत्रफल इकाई मान लिया। c बार हमने आरएमएस वेग लिया है। अब जो वेग होता है वो इकाई सेकंड में या 1 सेकंड में तय की गई दूरी होती है। तो 1 सेकंड में जो अणु दूरी तय करेगा वो होगी c बार। तो जो हमने अल्पांश लिया है बेलनाकार, उसका क्षेत्रफल है इकाई और उसकी लंबाई 1 सेकंड के लिए हो जाएगी c बार। तो 1 सेकंड के लिए उसका आयतन हो जाएगा n(c) बार। 1 सेकंड के लिए उसका आयतन हो जाएगा 1 × c बार, दैट इज c बार, क्योंकि क्षेत्रफल है इकाई और लंबाई है बेलन की c बार, दैट इज c बार।
और अणु घनत्व हमने n मान रखा है, यानी कि इकाई आयतन में अणुओं की संख्या n है, तो इस आयतन अल्पांश में अणुओं की संख्या हो गई n × c बार। अब जैसा कि मैक्सवेल का नियम कहता है कि निकाय में प्रत्येक अणु प्रत्येक संभव वेग से प्रत्येक संभव दिशाओं में गतिशील रहता है, तो हमारे पास 3 दिशाएं हैं, x, y और z। तो इन तीनों दिशाओं में तो जो b परत है उसके आयतन अल्पांश में अणुओं की संख्या nc बार, तो इसका 1/3 यानी कि nc बार बाई 3 किसी भी समय पर x दिशा में, nc बार बाई 3 y दिशा में, nc बार बाई 3 z दिशा में गतिशील होंगे। अर्थात 1/3 1/3 1/3 अणुओं की संख्या किसी समय तीनों दिशाओं में गतिशील होगी। अब अगर हम एक दिशा की कल्पना करें z दिशा, तो z दिशाएं 2 हैं, एक प्लस z दिशा में यानी कि ऊपर की तरफ, एक माइनस z दिशा में यानी कि नीचे की तरफ। तो nc बार बाई 3 का जो z दिशा में गतिशील है उनका हाफ यानी कि nc बार बाई 6 किसी समय प्लस z दिशा में गतिशील होगा और nc बार बाई 6 किसी समय माइनस z दिशा में गतिशील होगा। अर्थात b से a की तरफ किसी समय nc बार बाई 6 अणु गतिशील होंगे और c से a की तरफ यानी कि प्लस z दिशा में nc बार बाई 6 अणु गतिशील होंगे। अब ये जो अणु गति करेंगे तो b से a की तरफ जाएंगे तो अपने साथ संवेग लेकर के जाएंगे। अब जब b से अणु a की तरफ जाएंगे तो b से अणुओं की संख्या कम होगी, घनत्व कम होगा, तो उस स्थान को भरने के लिए c से अणु b की तरफ या a को क्रॉस करते हुए निकलेंगे, तो b से भी अणु a की तरफ जाएंगे, c से अणु भी a की तरफ जाएंगे और अणु अपने साथ संवेग का वहन करेंगे, क्योंकि अणु का द्रव्यमान है साथ में उनका वेग है, तो अपने साथ संवेग का वहन करेंगे। तो a परत को b से आने वाले अणुओं से संवेग मिलेगा जो उसके संवेग में वृद्धि करेंगे, क्योंकि उच्च वेग वाले स्थानों से आते हैं, और c से अणु जो a की तरफ जाएंगे ये उस a परत के अणुओं के संवेग को कम करेंगे, क्योंकि ये कम वेग वाले स्थानों से आ रहे हैं। अब जो अणु है b परत पर, उस अणु का द्रव्यमान है m, b परत पर अणु का वेग है u प्लस लैम्डा du बाई dz। तो एक अणु का संवेग हो गया m इंटू यू प्लस लैम्डा du बाई dz, और b परत से जो nc बार बाई 6 अणु नीचे की तरफ आएंगे उनका संवेग हो गया nc बार बाई 6, क्योंकि nc बार बाई 6 नीचे की तरफ अणु आ रहे हैं, तो उनका संवेग हो गया nc बार बाई 6 इंटू m इंटू यू प्लस लैम्डा du बाई dz। तो b से a की तरफ लाया गया जो संवेग होगा वो होगा nc बार बाई 6 इंटू m इंटू यू प्लस लैम्डा du बाई dz। ठीक इसी तरह c परत से a की तरफ जो अणु आएंगे वो अपने साथ संवेग लाएंगे nc बार बाई 6 इंटू m इंटू यू माइनस लैम्डा du बाई dz, क्योंकि ये उस परत से आ रहे हैं जिस परत पर अणुओं का वेग है u माइनस लैम्डा du बाई dz। अब चूंकि आयतन जो हमने लिया है प्रति सेकंड लिया है, तो जो a परत है उससे जो पारित संवेग होगा वो प्रति सेकंड होगा, या वो संवेग की परिवर्तन की दर होगी, और संवेग की परिवर्तन की दर बल के बराबर भी होगी। तो a से पारित संवेग परिवर्तन प्रति सेकंड या संवेग परिवर्तन की दर ये बराबर होगी b से a की तरफ लाया गया संवेग माइनस c से a की तरफ लाया गया संवेग, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो ये हमने अंतर निकाल लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये u कैंसिल होगा और माइनस माइनस प्लस होकर के लैम्डा du बाई dz ये सम हो जाएगा, बाई 6 डबल du बाई dz होगा उससे कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा nc बार बाई 3 इंटू m इंटू लैम्डा du बाई dz। तो जो a को प्रति सेकंड संवेग प्राप्त होगा या जो संवेग परिवर्तन की दर होगी a पर वो होगी nc बार बाई 3 m लैम्डा du बाई dz, जो कि संवेग परिवर्तन की दर है या बल के बराबर भी है। लेकिन अभी हमने पूर्व में पढ़ा कि जो संवेग परिवर्तन की दर है वो बल के बराबर होगी, और बल यहाँ एक परिचालक बल भी लगता है जो कि प्रवणता के समानुपाती होगा। तो परिचालक बल प्रोपोर्शनल टू du बाई dz, यहाँ प्रवणता है du बाई dz, और इक्वल टू ईटा इंटू du बाई dz, जहाँ पर ईटा श्यानता गुणांक
कहलाता है। तो इस तरह हमारे पास दो बल प्राप्त हो गए, एक तो संवेग परिवर्तन से और एक परिचालक बल से। तो इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया। तो इक्वेट कर दिया तो ईटा इंटू डी यू बाई डी जेड इक्वल टू एन सी बार बाई 3 एम लैम्डा डी यू बाई डी जेड। डी यू बाई डी जेड कैंसिल आउट होगा और हमारे पास बचेगा ईटा इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार लैम्डा, जो कि हमें श्यानता गुणांक का व्यंजक प्रदान करता है। तो इस तरह हम श्यानता गुणांक का मान प्राप्त करते हैं और उसका मान प्राप्त होता है ईटा इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार इंटू लैम्डा। हम चाहें तो इस श्यानता गुणांक के व्यंजक को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। या एन है इकाई आयतन में अणुओं की संख्या और एम है एक अणु का द्रव्यमान, तो एम को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया इकाई आयतन का द्रव्यमान, और इकाई आयतन का द्रव्यमान घनत्व भी कहलाता है। तो ईटा इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार लैम्डा, तो एम एन की जगह घनत्व रो या डी लिख सकते हैं। तो ईटा इक्वल टू 1/3 रो सी बार लैम्डा भी श्यानता गुणांक का व्यंजक है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर वेग प्रवणता के स्थान पर ऊष्मा की प्रवणता हो कि ताप अलग अलग हो अलग अलग परतों पर, उस स्थिति में अणु अपने साथ संवेग के स्थान पर ऊष्मा का वहन करेंगे। और जो हमने अणु का संवेग निकाला है द्रव्यमान गुणा वेग, यहाँ पर अणु द्वारा लाई गई ऊष्मा निकालेंगे और ऊष्मा का मान हम पढ़ते हैं एम सी या एम एस डेल्टा टी, जहाँ पर एम उसका द्रव्यमान, एस विशिष्ट ऊष्मा और डेल्टा टी ताप परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा सी वी ले ले तो एम इंटू सी वी इंटू टी प्लस लैम्डा डी टी बाई डी जेड बी से ए की तरफ आएगी, और एम इंटू सी वी टी माइनस लैम्डा डी टी बाई डी जेड सी से ए की तरफ जाएगी, और ये एक अणु का है तो एन सी बार बाई 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से हमको ऊष्मा चालन का गुणांक प्राप्त होगा। अगर घनत्व की प्रवणता हो तो उस स्थिति में अणुओं की केवल संख्या ही गति करेगी, और अणुओं की संख्या जब गति करेगी तो एन सी बार बाई 6 जो अणु ऊपर से नीचे आ रहे हैं और एन सी बार बाई 6 जो अणु नीचे से ऊपर जा रहे हैं, उन संख्या में परिवर्तन निकाल करके हम विसरण गुणांक का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो एक प्रकार का बल हम यहाँ जो निकाय की ज्योमेट्री या चित्र से हम ज्ञात करते हैं, और एक परिचालक बल हम परिभाषा से लेते हैं, दोनों को बराबर करते हैं तो हमको अभिगमन गुणांक का मान प्राप्त हो जाता है। जैसा हमने श्यानता गुणांक का मान प्राप्त किया है उसी तरह ऊष्मा चालन गुणांक और विसरण गुणांक का मान प्राप्त हो जाता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही।